इन सब चीजों को हमने इन सब चीजों को हमने देखा है। हम बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा को देख रहे हैं। ये देखते समय हम बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब जान रहे हैं। बाल केंद्रित शिक्षा किसको कहते हैं वो भी हमने देखा। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी हमने अंदर देखी है। तथा हमने बाल केंद्रित शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, बच्चों की कौन सी गतिविधियों पर बल दिया जाता है, बच्चों को किस तरह से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, उनकी पाठ्य पुस्तक, बच्चों की क्षमता, उनकी रुचि, उनकी प्रवृत्ति, किन किन विशेषताओं पर ध्यान देना है, इन सबको हमने देखा है। तथा बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताओं को हमने जाना, जिसमें हमने बालक को समझा, उसकी मानसिक लेवल, उसका मानसिक स्तर को देखा। बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताओं ने शिक्षण की विधि को समझा कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, क्या पढ़ाया जाए, पढ़ाते वक्त कौन सी चीज महत्वपूर्ण है, इन सब बातों को हमने देखा। तथा जो बच्चों को हमने पढ़ाया है, जो बच्चे ने पढ़ा है, फिर उसका मूल्यांकन कैसे करना है, उसकी टेस्ट कैसे लेना है, सीसी का मतलब क्या है, सीसी में दो महत्वपूर्ण कौन से दो प्रकार आते हैं, इन सब बातों को हमने पिछली लगातार क्लासेस में देखा है। तथा बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम का स्वरूप भी हमने देखा कि हमारे पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसे होना चाहिए, वो किस चीज पर आधारित होना चाहिए, बच्चों के लिए उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चुनौतियां होनी है, इन सब बातों को हमने पाठ्यक्रम के स्वरूप में देखा। तथा बाल केंद्रित शिक्षण के कुछ सिद्धांत देखे, जैसे कि प्रेरणा का सिद्धांत देखा, व्यक्तिगत अभिरुचि का देखा, लोकतांत्रिकता का देखा, सर्वांगीण विकास का देखा, चयन का देखा, तथा व्यक्तिगत विभिन्नता और क्रियाशीलता का भी हमने सिद्धांत देखा। यहाँ तक हमने बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की अहम अहम भूमिका क्या है वो भी हमने देखा है। इन पिछले क्लास में हमने प्रोग्रेसिव एजुकेशन को भी देखा। प्रोग्रेसिव यानी प्रगतिशील शिक्षा किसको कहते हैं, वो किस तरह से बनी है, पारंपरिक शिक्षा प्रणाली और प्रगतिशील शिक्षा में दोनों में क्या फर्क है, इनकी शुरुआत किसने की, इसका जो पितामह माने जाता है वो किसको माना जाता है, इन्हें किन चीजों को अहम महत्व दिया वो भी हमने देखा। प्रगतिशील शिक्षा में जो विभिन्न प्रकार आते हैं, जैसे कि मॉन्टेसरी एजुकेशन हो या फिर मानवतावादी शिक्षा हो या संरचनावादी शिक्षा हो, इन शिक्षा के प्रकार थे। तथा हमने प्रगतिशील शिक्षा का महत्व को भी जाना, जिसमें बालक का विकास किस तरह से होता है, बालकों को किस तरफ से उसको ध्यान देना है, अध्यापक का काम क्या है, उसकी भूमिका क्या है, बच्चों पर किन चीजों पर हमें भर देना है। हाँ? तथा हमारे जो जॉन डुवी हैं उन्होंने इन प्रगति शिक्षा में बालकों को किस तरह अहमियत दी है, उन बातों को भी हमने देखा। तथा हमने शिक्षा के सार्वभौमिकरण यानी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, प्राइमरी जो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए है, जिनमें आर्टिकल्स हैं, इन आर्टिकलों के दौरान बच्चों में शिक्षा का सार्वभौमिकरण किस तरह से किया गया। हमने पिछले हमारे लेक्चर में ये भी देखा है कि भारत स्वतंत्र होने के बाद किस तरह से प्राइमरी शिक्षा महत्वपूर्ण थी। प्राइमरी शिक्षा को यूनिवर्सलाइजेशन करने में इतनी सारी दिक्कतें आई, बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने के बावजूद भी बच्चा इनरोल हो रहा है लेकिन ड्रॉप आउट हो रहा है, बच्चा इनरोल हो रहा है लेकिन स्कूल नहीं आ रहा है, बच्चे की लगातार प्रेजेंटी घटने के बावजूद कारण स्कूल में वो पूरी अपनी कक्षा, वो अपनी पूरी लागत पूरा नहीं कर पा रहा है। जैसे कि उसने इनरोलमेंट किया छठी साल से पहली उम्र में, पहली कक्षा में, और वो 14 साल तक उसने 8वीं कक्षा पार करना था लेकिन वो हो ही नहीं पाया। हमारी आबादी, हमारे देश की गरीबी, दारिद्रता, बेरोजगारी एक अहम क्वेश्चन की वजह से बच्चा कितना पिछड़ा है ये भी हमने पिछले क्लास में देखा। गवर्नमेंट ने कौन कौन सी सुविधाओं को, योजनाओं को किस तरह से लागू कर कर बच्चों को इस सार्वभौमिकरण के पड़ाव में लाया, ये भी हमने देखा। तथा राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, जिसको हम एनईपी बोलते हैं, नेशनल एन एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो 1968 की, 1986 की तथा 2020 की, एक 3 राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जो है ये किस तरह से काम कर रहे हैं,
तथा मध्याह्न भोजन योजना, जिसको हम मिड डे मील कहते हैं, तथा गवर्नमेंट ने जो भी कुछ लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए जो भी कुछ पढ़ आवाज आ रही मेरी? हाँ आवाज आ सर। रही? हो हाँ हम सर, आ रहे हैं। वो पूरा आपको सुनाई दिया। शिक्षा के सार्वभौमिकरण में हमने, हमारे देश ने किस तरह से बच्चों को, बालकों को अहमियत दी, तथा लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देने का, तथा लड़कियों को मुफ्त पास योजना, आरटी आरटी एक्ट आरटी एक्ट 2005 के तहत, हाँ, जो भी कुछ प्राइमरी एजुकेशन है वो 1 किलोमीटर के दायरे के भीतर, जैसे कि पहाड़ी बस्ती, हाँ, ये जो कुछ इलाके हैं, इनके कौन से दायरे में 1 किलोमीटर के दायरे में प्राइमरी एजुकेशन, तथा 3 किलोमीटर के दायरे के भीतर सेकेंडरी एजुकेशन को दिया गया। इन चुनौतियों के साथ जो भी कुछ भौतिक सुविधाएं थी, जो भी कुछ अपंग सर्वसमावेशक इंक्लूसिव एजुकेशन तथा अपंगों का शिक्षा और बालकों का मध्याह्न भोजन, जिसके तहत चलाया गया, शिक्षा के सार्वभौमिकरण को आगे बढ़ाने के लिए सबसे अहम प्रोग्राम रखा गया। इसका नाम है SSA, जिसको हम सर्व शिक्षा अभियान पढ़ते हैं। इन सब चीजों को हमने पिछले घंटों में लगातार देखा है। यस और नो? यस और नो? और उसका फ्लैशबैक मैंने अभी यहाँ पर यस सर। आपको कुछ मिनटों में करके दिखाया, कि जिससे आपको, हमने पिछले 3 लेक्चर में, हमारे 3 दिन के लेक्चर में क्या क्या पढ़ा, किस तरह से पढ़ा, वो आपको समझ में आया होगा। यस और नो? आया समझ में? यस यानी सर। मुझे यस सर। यस। थैंक यू सर। यस सर। तो अब हम आगे बढ़ेंगे कि यूनिवर्सलाइजेशन जो प्रोसेस है वो एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए थी। एलिमेंट्री एजुकेशन यानी हमारी प्राइमरी शिक्षा, बराबर, जो मैंने पहले ही कहा था, जिसके लिए कौन सा आर्टिकल के दौरान, संविधान के कौन से आर्टिकल के दौरान हमने बच्चों को पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया? कौन सा आर्टिकल था वो? संविधान का कौन सा आर्टिकल है? पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। मेरी आवाज आ रही है आपको? 45 सर। सर 121 का 21 सर, 21 सर। अनुच्छेद 45 21 सर, 45 आर्टिकल 45। यस, आर्टिकल नंबर आर्टिकल 21 नहीं है सर। आर्टिकल नंबर 45 के तहत हमने देश के सभी जो बच्चे हैं, इनको पहली कक्षा से लेके 8वीं कक्षा तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया। जो 6 से लेके 14 साल की उम्र के बच्चों को, बराबर, 6 से लेके 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए हमने ये प्रावधान किया गया था, बराबर है। तो इसमें जो 86वीं जो दुरुस्ती थी, घटना घटना दुरुस्ती हमने की, वो 2002 में की। जो आर्टिकल नंबर 21, 21 का सी, 21 का क्या है? सी। इसके दौरान हमने बदल सी। क्या किया, कि जो जिम्मेदारी हमारे केंद्र और माता राज्य पिता सरकार, की। उसकी में हमने माता पिता की जिम्मेदारी को क्या किया गया, ऐड किया गया। तो ये जो सब हमने पिछले लेक्चर में पूरा क्या पूरा उसका इतिहास हमने देखा। आज हम यही टॉपिक को बढ़ाएंगे आगे, और उसमें यहाँ पर आज इस टॉपिक को हम यहाँ क्या करने वाले, खत्म करने वाले। चलो देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। सार्वभौमिकरण का अर्थ होता है सबके लिए उपलब्ध कराना, सबके लिए सार्वभौमिकरण, सर्वांसाठी मोकळं, सर्वांसाठी ओपन, सार्वभौमिकरण, यूनिवर्सलाइजेशन, इसका मतलब है सबके लिए उपलब्ध कराना। सबके लिए जब हम उपलब्ध करा रहे, तो क्या उपलब्ध करा रहे? शिक्षा को उपलब्ध करा रहे। मेरी आवाज जब भी ब्रेक हो जाएगी, कट हो जाएगी, आपको मुझे इन्फॉर्म करना है। यस और नो?
नहीं तो मैं आगे बढ़ते जाऊंगा और आप पीछे के पीछे रह जाएंगे, और Yes, साथ sir. ही साथ आप कहाँ हैं क्या है मेरे को भी समझ में नहीं आएगा। आर यू रेडी? आर यू रेडी फॉर लिसनिंग? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. आप सब तैयार हैं? तैयार हैं? उसमें हम देख रहे हाँ हैं सर, तैयार Sir. प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण देखते हुए, सार्वभौमिकरण का सबसे पहले अर्थ हम देख रहे हैं कि सबके लिए उपलब्ध कराना है, बराबर। देश के सभी बच्चों के लिए पहली से 8वीं कक्षा तक निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान इस प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में किया गया, कि जिससे 6 साल की उम्र के बच्चों से लेकर 14 साल की बच्चों तक हमने मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दी। अनिवार्य शिक्षा के लिए स्कूल बच्चों के घर के समीप हो, आणि शाळा मुलांच्या घराच्या शेजारी असली पाहिजे। बघितलं आपण 1 किलोमीटर के दायरे के भीतर देखा हमने प्राइमरी शिक्षा को, यस और नो, बराबर। और सेकेंडरी जो एजुकेशन है वो 3 किलोमीटर के दायरे के भीतर देखा, यस और नो। Yes, sir. Yes, Yes. sir. राइट ऑफ एज्युकेशन, राइट ऑफ एज्युकेशन, शिक्षणाचा हक्काचा 2005 जो कायदा आला त्या कायद्यांच्या नुसार ही तरतूद करण्यात आली, आणि जिसमें बच्चे के घर के करीब स्कूल होना चाहिए और तथा बच्चा 14 साल तक स्कूल न छोड़े, ये जिम्मेदारी पालक, बच्चों के टीचर और स्कूल पे थी। तथा इन चीजों में देखो कौन कौन से योजनाएं लाई थी, जिसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था, जो राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण यानी एनईपी 1986 यानी 1986 के राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण के तहत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया, कि जिसमें जो बेसिक नीड है स्कूलों की, जैसे कि स्कूल की मरम्मत कराना, स्कूल में बैठने के लिए स्कूल ठीक तरह से होना, बच्चों को बैठक व्यवस्था होना, स्कूल में ब्लैक बोर्ड का मतलब था कि ब्लैक बोर्ड होना बहुत जरूरी था। ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन जिसमें दिया गया कि बहुत सारे स्कूलों में छत नहीं था ना, छत नहीं रहने की वजह से बहुत सारे स्कूल पेड़ के नीचे बैठते थे, और स्कूल पेड़ के नीचे था तो जो भी कुछ ब्लैक बोर्ड था वो जरा अपन गुंडाळी फड़ा मन तो रोलिंग बोर्ड वो होते थे, और जैसे हवा का झोंका आया बोर्ड भी चला गया। ऐसे सिचुएशन में बच्चा पढ़ेगा क्या, लिखेगा क्या, बढ़ेगा क्या? तो ये जो हमारी शिक्षा है इसमें बदलाव आना जरूरी था। ब्लैक बोर्ड मशीन लाकर हमने बहुत सारे स्कूलों में पहले बेसिक नीड टीचर नहीं थे, वहां पर टीचर प्रोवाइड किए गए, जहां पर ब्लैक बोर्ड नहीं था वहां पर ब्लैक बोर्ड प्रोवाइड किया गया, तथा स्कूल की मरम्मत की गई और बेसिक नीड पर फोकस किया गया, तथा न्यूनतम शिक्षा स्तर जिसको क्षमता दृष्टि शिक्षण भी कहा जाता है, जिससे बच्चों की क्षमता पर ध्यान दिया गया, अंक गणित, पढ़ना लिखना, अंकों की पहचान कराना, इन पर बोझ दिया गया। फिर है जो बच्चा स्कूल आ रहा है वो भूखा है, हाँ, इसीलिए स्कूल नहीं आ रहा है तो उसको मध्याह्न भोजन की स्कीम दी गई, जिसको मिड डे मील कहा जाता है। पोषण आहार सहायता कार्यक्रम दिया गया, जिसके तहत हमने बहुत सारे कार्यक्रम चलाए। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया, सर्व शिक्षा अभियान है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय था, प्राथमिक शिक्षा कोष तथा इत्यादि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए संबंधित कुछ प्रमुख कार्यक्रम थे, जो शिक्षा को यूनिवर्सलाइजेशन करने में सहाय्य करते थे। यानी बच्चे को स्कूल लाना, स्कूल में उसको बैठने को मजबूर करना, तथा वो अपनी पूरी जरूरत को पूरा करे, ये बातों को ध्यान करने के लिए इस सारे प्रोग्रामों को चलाया गया। तथा सबसे जो पहला चलाया गया वो था सर्व शिक्षा अभियान, जिसका स्लोगन था सब पढ़े सब बढ़े। मैंने पिछले बार में आपको ये सर्व शिक्षा अभियान के बारे में बहुत सारे क्या बोलते उसको प्रस्तावना की है, उसका बैकग्राउंड को हमने देखा कि सबसे पहले शुरू में ये जो आपको पेंसिल और दो बच्चे दिख रहे हैं, जिस कक्षा में जिस पेंसिल के टोक पे पहली टोक पे लड़की है और दूसरे टोक पर लड़का है, तो मैंने जब बताया कि पहले टॉप पे कौन था सबसे शुरू में, जो बाद में इसको लोगों को चेंज लड़का था सर पहले। लड़का था सर। और फिर लड़की को लाया गया। क्यों लाया गया, ऐसा क्यों हुआ? पहले क्योंकि वुमेन्स को एजुकेशन नहीं था इसलिए अभी हाँ, और सब। आप तो बोल रहे हैं कि सब बड़े सब बड़े, फिर लड़की को पीछे क्यों रखा है? यानी आपकी ओर से दूजा भाव हो रहा है
ये बोलकर यहाँ पर वुमेन राइट्स वालों ने इन लोगों को चेंज करने पर मजबूर किया। तथा सब पढ़े सब बढ़े, क्वेश्चन भी आ सकता है सर्व शिक्षा अभियान का स्लोगन क्या था। और ये अब सर्व शिक्षा 2018 के बाद सर्व शिक्षा अभियान पर क्वेश्चन नहीं आ रहे, बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। तो फिर भी अगर आ रहेगा तो इसीलिए हम इन टॉपिकों को पढ़ते हैं, क्योंकि ये सिलेबस में है, क्योंकि ये सिलेबस में है। अब देखो, सर्व शिक्षा अभियान जिसको एसएसए भी कहा जाता है, ये जो एसएसए है ये सबके लिए शिक्षा अभियान है। क्या है? सबके लिए शिक्षा अभियान। अब ये जो सबके लिए शिक्षा का अभियान है, ये प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के संबंध में प्रमुख कार्यक्रम था। ई शिक्षा का सार्वभौमिकरण कराना है, पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक बच्चों का इनरोलमेंट बढ़ाना है, बच्चों को बढ़ाने के साथ ड्रॉप आउट की जो संख्या है, लागत है, उसको कम करना है। इस अभियान के अंतर्गत सब पढ़े सब बढ़े का नारा दिया गया तथा सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा 2000-2001 में प्रारंभ किया गया था। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत 2004 में हुई थी, जिसके अंतर्गत समस्त लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा देने का सपना देखा गया था। बाद में यह योजना सर्व शिक्षा अभियान के साथ विलय हो गई, क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा या फिर सबसे बड़ी योजना थी। ये देश की सबसे बड़ी योजना थी कि जिसमें सरकार का एक ही नारा था कि सबको पढ़ना है और सबको बढ़ना है। अगर ये यहाँ पर 2004 तक, ये जो 2004 को कस्तूरबा गांधी विद्यालय की जो योजना की शुरू की गई थी, जो खासकर लड़कियों के लिए थी, हाँ, फिर अगर ये सबसे बड़ी योजना थी सर्व शिक्षा अभियान, तो फिर कस्तूरबा गांधी विद्यालय की अलग से स्थापना योजना चलाने की जरूरत क्या थी? तो इन बातों को महत्वपूर्ण मानकर ये योजना को सर्व शिक्षा अभियान में कन्वर्ट किया गया और इस पर बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान दिया गया। इतना ही नहीं, सर्व शिक्षा अभियान में बच्चों को आगे बढ़ने पर प्रोत्साहन किया गया। भारतीय संविधान का मैंने पहले बताया था, देखो आपको, भारतीय संविधान के 86 यानी 86वें संशोधन द्वारा अमेंडमेंट, संशोधन का मतलब यहाँ पर अमेंडमेंट है, यानी बदल, जो भी कुछ चेंज होता है संविधान में, जो चेंज करते हैं उसको अमेंडमेंट कहा जाता है। ये संशोधन द्वारा निर्देशित किया गया कि जिसके तहत देखो 6 साल से 14 साल के जो बच्चे हैं, इन बच्चों का क्या करना है? इन बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा देना है। इसका मतलब क्या था? देखो 2001 में 205, देखो यहाँ पे 2001 में 205 मिलियन अनुमानित बच्चों को पहली कक्षा में इनरोल करना है। इन लोगों को, इतने लोगों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना भी है। इसके प्रावधान को मौलिक अधिकार बनाया गया, यानी ये जो शिक्षा है ये मौलिक अधिकार में डाली गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि 2010 तक संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करना है। यानी इस कार्यक्रम का सबसे प्रमुख और अहम उद्देश्य यही था कि 2010 यानी 2001 में अगर बच्चे ने पहली कक्षा में इनरोलमेंट किया है, 2002 में अगर उसने पहली कक्षा में इनरोलमेंट किया है, तो वो 2010 तक अपनी 8वीं कक्षा को प्राप्त करेगा, वो भी संतोषजनक यानी सेटिस्फाइड, क्वालिटी पूर्ण, एकदम क्वालिटी वाली एजुकेशन वो लेगा। और यही यहाँ पर टारगेट है। तथा एसएसए में मुख्य 8 कार्यक्रम मौजूद किए गए, जिसे सफल बनाने के लिए, किसे सफल बनाना था? हमारे इस एजुकेशन सिस्टम को सफल बनाना। तो इसकी पार्श्वभूमि क्या थी वो हम देखने वाले हैं। तो मेरी आवाज आप सब तक आ रही है? हाँ सर, आ रही है। समझ में तो आ रहा है? यस सर। हाँ सर, आ रहा है। हाँ, तो मैं आपको जो अंडरस्टैंड तो हो रहा है ना, मैं बहुत धीरे, मैं एकदम फास्टली जा रहा हूँ, आपके सर के ऊपर से जा रहा है, ऐसे तो नहीं हो रहा है ना? ऐसे तो नहीं हो रहा है ना? क्योंकि नहीं आप सर। आप 2-3 दिन से नए हैं। अभी जो पुराने लड़के थे, वो लड़कियां थी, उनको समझ में आ जाएगा, लेकिन कुछ नए हैं, उनको समझ में आना भी बहुत जरूरी है। बराबर? बराबर, ठीक है। हाँ आप सर। सबको हाँ, समझ में आ ही जाएगा, लेकिन ध्यान में रखो हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट, जिस तरह से हमारा टारगेट सी टेट को पार करना है, उसी तरह से ये जो यशस्वी है,
के लिए सर्व शिक्षा अभियान कहा जाता है, उनका भी कुछ ना कुछ टारगेट होगा। उनका टारगेट ये था कि सबसे ज्यादा बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए इनरोल कराना है। अब इसकी हम पार्श्वभूमि को देखेंगे कि प्राथमिक शिक्षा का जो हम सार्वभौमिकरण कर रहे थे, उसके लिए संविधानिक, कानूनी और राष्ट्रीय क्या प्रावधारणा की गई कि जिसके तहत ये जो एसएसए था उसको चलाया गया। तो सबसे पहला प्रावधान किया गया कि संविधानिक आदेश किया गया 1950 में कि संविधान के सेवारंभ से 10 साल के भीतर, यानी जब हमने संविधान को लागू किया उसके 10 साल भीतर जो भी कुछ हमारे राज्य हैं, जब तक बच्चे 14 साल पूरे नहीं करते हैं तब तक बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मुहैया करवाएगा। यानी जब भारत देश स्वतंत्र हुआ और तो 1950 को हमने 1950 में हमने संविधान को लागू किया और लागू करने के बाद तो 1950 में ये तय किया गया कि हमारे 10 साल के भीतर, यहाँ से 10 साल के भीतर हम जो कुछ बच्चे हैं 14 साल पूरे नहीं करते तब तक उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना है। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई 1986 की, ये दूसरी राष्ट्रीय शैक्षणिक नीति थी। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या था, नीति या फिर धोरण 1986 था, 1968 पहला राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 1968, दूसरा धोरण है 86 और तीसरा धोरण था 2020। ये 3 राष्ट्रीय शैक्षणिक नीतियां हैं जिनको हम एनईपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनईपी। अब ये राष्ट्रीय शैक्षणिक नीति जो है 1986, उसके तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 21वीं जो सदी है इनमें प्रवेश करने से पहले 14 साल के सभी बच्चों को संतोषजनक गुणवत्ता में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाना है। तथा हमने जब इसमें भी अमेंडमेंट लाया, उन्नी कृष्णन ने फैसला किया कि 1993 में जैसे 1993 में इस देश के जो 14 वर्ष के प्रत्येक जो शिशु है, नागरिक है, उनके पास मुफ्त शिक्षा पाने का अधिकार होता है। उपस्थित कम होने के चलते मध्याह्न भोजन की शुरुआत भी की गई थी। ये सारे फैसले हमने प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए किए, जिसमें बच्चों का इनरोलमेंट बढ़ाना था। बच्चों के 6 साल की उम्र से तो हमने 14 साल के बच्चों के तक हमने मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया, बराबर। इसके बाद हमने देखना है कि उद्देश्य क्या था। ये सर्व शिक्षा जो अभियान है इसका उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहला और सबसे बड़ा उद्देश्य था कि 2003 तक सभी स्कूल में हो, जितने भी बच्चे बाहर बगैर शिक्षा के बैठे हैं वो सब बच्चों को 2003 तक सबको स्कूल में लाना है। बात समझ में आ रही है? अभी भी बच्चे स्कूल के बाहर थे, अभी भी स्कूल के बाहर पढ़ रहे थे। कोई बच्चा काम कर रहा था, कोई होटल में काम कर रहा था, कोई माइनर मिल में काम कर रहा था। बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं काम कर रहे थे, कोई खेतीबाड़ी में काम कर रहा था, कोई अपने माँ बाप के काम में हाथ बटा रहा था। लेकिन गवर्नमेंट ने यह तय किया एसएसए के तहत कि जितने भी बच्चे हैं ये 6 साल से लेकर 14 साल तक इन सब बच्चों को स्कूल में लाना है। कैसे लाना है, क्या लाना है पता है नहीं, लेकिन उनको लाना जरूर है। फिर हमने ये तय किया कि 2003 तक अगर बच्चे स्कूल में आ गए तो ये बच्चों को 2007 तक प्राथमिक शिक्षा का 5 साल पूरा करना है। कितना साल पूरा करना है? 5 साल। फिर और 2010 तक स्कूली शिक्षा का 8 साल पूरा करना है। 2010 तक इन बच्चों का 8 साल पूरा करना था। संतोषजनक गुणवत्ता और जीवन के लिए शिक्षा पर बल देना है, यानी क्वालिटी एजुकेशन पर्याप्त करना है और बच्चों को जीवन के लिए शिक्षा देना है। 2007 तक प्राथमिक स्तर और 2010 तक प्रारंभिक स्तर पर सभी लैंगिक और सामाजिक अंतर को समाप्त करना है। जैसे कि हम लिंग भेद करते हैं जिसको हम जेंडर बायस कहते हैं, जिसमें लड़का और लड़की को भेद किया जाता है। सामाजिक अंतर यानी छूत अछूत मानते थे हम, ये नीच दर्जा का है, ये उच्च दर्जा का है, ये नीची जाति का है, ये ऊंची जाति का है, ये जो अंतर था, यहाँ तक कि एससी एसटी, जिसको हम अनुसूचित जाति, जमाती, जनजाति ये जो कहते हैं, इनमें जो भेद होता जा रहा था, इन सभी भेद को हमें क्या करना है? समाप्त करना है। यहाँ तक कि जो पिछड़ा वर्ग है, जो विशेष बालक है, जो प्रतिभाशाली
मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि, अकार्यक्षम वाला बच्चा या फिर अपंग अपाहिज बच्चा, इसके लिए जो समाज में अंतर पैदा हुआ था उन सबको क्या करना है, समाप्त करना है। तथा वर्ष 2010 तक सार्वभौमिक प्रतिधारण सर्व शिक्षा अभियान में लाना है, यानी सार्वभौमिकरण करना है और सबको ये 8 साल की शिक्षा पूरी करनी है। यानी वो पहली कक्षा में अगर 2002 में आया है तो 2010 तक उसको क्या करना है, टोटली उसको 8वीं क्लियर करानी है। ये सारे उद्देश्य लेकर से ये हमारे मैदान में उतर गया और उसने तैयारी शुरू की। किस चीज की, कि बच्चों को इनरोल कराना है तथा ड्रॉप आउट की संख्या को कम करना है, बच्चों को भौतिक सुविधा देना है, बच्चों में क्वालिटी वाला एजुकेशन देना है। इन सब के बारे में उन्होंने अपनी कमर कस ली। तो जब ये कमर कस ली तो उनके सामने बहुत सारे लक्ष्य थे। एक्चुअली जब हम सोचते हैं वैसे होता नहीं, जो हम मन में ठान लेते हैं एक्चुअली बेस ग्राउंड पर अलग ही कुछ होता है। तो हुआ क्या, देखो अभी क्या लक्ष्य थे हमारे सर्व शिक्षा अभियान के। तो सबसे पहला लक्ष्य क्या था, देखो कि विद्यालय शिक्षा गारंटी केंद्र, वैकल्पिक विद्यालयों या विद्यालय में वापस अभियान, यानी बैक टू स्कूल, ये जो अभियान था द्वारा 2003 तक सभी बच्चों को विद्यालय में लाना है। कि गवर्नमेंट ने या फिर सरकार ने ये सर्व शिक्षा अभियान के तहत विद्यालय में यानी स्कूलों में तथा शिक्षा गारंटी केंद्र थे जैसे आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, जो गवर्नमेंट के, फिर कुछ वैकल्पिक विद्यालय थे, इन विद्यालयों में बच्चों को बैक कराना है, बैक टू स्कूल विद्यालयों में वापस लाना है। तो ये 2003 तक सभी विद्यालयों में लाना है, ये पहला टारगेट था, ये पहला लक्ष्य था। 2007 तक 5 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चे जो है बच्चों की प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण कराना है, ये दूसरा लक्ष्य था। तथा 2010 तक 8 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करना है, यानी 5वीं कक्षा तक उसको पूरा करना है। प्रारंभिक 8 वर्ष की यानी 8वीं कक्षा तक उसको पूरा करना है। जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषजनक गुणवत्ता की प्रारंभिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना है। बच्चों को क्वालिटी वाला एजुकेशन देना है, बच्चों को जीवन केंद्रित शिक्षा देनी है, ना कि बच्चों को रटंत वाली शिक्षा देना है। तो बच्चों के इस एजुकेशन पर गवर्नमेंट ने फोकस किया। वर्ष 2007 तक प्राथमिक चरण और 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा पर आने वाले सभी लिंग संबंधी और सामाजिक श्रेणी के अंतराल को खत्म करना है, जो हमने देखा जेंडर बायस और जो सोशल डिस्टेंस है, जो सोशल यानी सामाजिक अंतराल है जिसमें जाति धर्म भेदभाव ऊंच नीच ये जो कुछ लेकर है, इन सबको खत्म करना, ये सबसे बड़ा लक्ष्य ये सर्व शिक्षा अभियान के सामने था। तो फिर उन्होंने क्या क्या उपलब्धि की, देखो तो उपलब्धियां यानी प्रोवाइड क्या क्या किया, काम क्या क्या किया, अभी देखना है। सबसे पहला इस सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत क्या क्या चलाया गया कि जिन बस्तियों में नए स्कूल बनाने का प्रयास किया जाता था वहां बुनियादी स्कूल शिक्षा की सुविधा नहीं है, यानी जहां पर स्कूल बनाना है वहां पर ऑलरेडी ये बेसिक एजुकेशन देने वाले कुछ जहां ये नहीं थे वहां इन ऐसे स्कूल चलाए गए। अनुदान और स्कूल सुधार अनुदान के माध्यम से वर्तमान स्कूलों में बुनियादी ढांचे सुधार करना, बुनियादी यानी बेसिक जो ढांचा है स्कूल का, जिसे स्कूल कहा जाएगा। सबसे पहले ये ऐसे स्कूल नाम के ही थे, कागज पर दिखने वाले थे, एक्चुअली हम विजिट करेंगे न ही स्कूल को एक दीवार थी, न ही जो दीवार थी वो काम की नहीं थी क्योंकि नाम की दीवार थी। छत गलना, छत से पानी टपकना, ऐसे काम तो होते रहते थे। इस वजह से ऐसे जो कुछ बुनियादी ढांचा है उसको पहले कवर करना है, इसीलिए बहुत सारा अनुदान पैसा इसको प्रोवाइड किया गया। स्किल वाले शिक्षक को वहां पे चयन किया गया, जीवन कौशल्य वाले यानी लाइफ स्किल वाले जो कुछ एजुकेशन है वो प्रोवाइड किया गया। लड़कियों एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं इन पे विशेष ध्यान दिया गया। लड़कियों को अहमियत नहीं थी शिक्षा की, लड़कियों को भेजा नहीं जाता था स्कूल, तो उनकी शिक्षा पर ध्यान दिया गया। आवश्यकता है ना, स्पेशल नीड वाले जो बच्चे हैं, जो अपंग है, विकलांग है, विशेष वर्ग से आते हैं,
जो अनुसूचित जाति जमाती के हैं उनके लिए ध्यान दिया गया, तथा कंप्यूटर शिक्षा पर बल दिया गया कि बच्चों को लर्निंग जो लिटरेंसी है कंप्यूटर बेस्ड उस पर बल दिया गया। तो इसके तहत बहुत सारे स्कूलों में कंप्यूटर प्रोवाइड किए गए। किन किन स्कूलों में तो 5-5 कंप्यूटर प्रोवाइड किए गए, और किन किन स्कूलों में 1-1 2-2 कंप्यूटर गवर्नमेंट की ओर से एसएसए के तहत ये कंप्यूटर दिए गए। इसका मतलब यही था कि जो स्कूल में या फिर बच्चों में जो डिजिटल अंतर हो रहा है वो डिजिटल अंतर को समाप्त करना है, क्योंकि ग्रामीण इलाका जो कुछ देहात कहते हैं उन इलाकों में कंप्यूटर जैसी चीजें नहीं थी। वो चीजें सॉरी 1 मिनट। आवाज नहीं आ रही है। थांबा म्हणलेत सर. ओके। नाउ आई एम ऑडिबल, आवाज आ रही? यस हाँ सर। सर। हाँ सर. तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है ना, कि सर के ऊपर से जा रहा है, कभी कभी नहीं ऐसे सर, होता है। समझ में आ जा रहा रहे है हैं. सर। हाँ, बेहतरीन पढ़ाने के चक्कर में कभी कभी इतना आगे निकल जाता हूँ कि बच्चे पीछे न छूट जाए। जिनके लिए ये वैश्विक निर्माण किया गया है उन बच्चों को ये समझना बहुत जरूरी है। तो आप सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक है। हाँ सर. तो हम देख रहे थे कि डिजिटल अंतर को समाप्त करना है बच्चों जो क्योंकि ग्रामीण इलाका हो या देहात में हो, ऐसे कंप्यूटर बिजली ये कुछ चीजें नहीं थी। तो डिजिटल अंतर को समाप्त करने के लिए, लिटरेंसी को समाप्त करने के लिए स्कूलों में कंप्यूटर प्रोवाइड किए गए। तो बच्चों की उपस्थिति आशाजनक करने के उद्देश्य से बच्चे उपस्थित होना है। अभी भी बहुत सारे बच्चे स्कूल में प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं, जो हो रहे हैं नाम के हो रहे हैं। तो उनके लिए मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन योजना की इसके तहत शुरुआत की गई। वैसे तो वो पहले से थी 1995 से शुरू की गई थी, लेकिन ये वो जो सेपरेट से मिड डे मील चल रहा था उस योजना को इसके अंदर समावेश किया गया और इसके तहत इसको चलाया गया। विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की यानी ड्रॉप आउट होने वाले जो बच्चे थे उनकी संख्या को कम करने में ये सफल हुई है। ये जो यशस है ये इसका जो सबसे बड़ा एक उद्देश्य था कि बच्चों का ड्रॉप आउट संख्या कम करना है। जो बीच में से स्कूल छोड़ रहे हैं, बीच में से स्कूल नहीं आ रहे हैं, स्कूल को छोड़ जा रहे हैं, ऐसे जो बच्चे थे, ऐसे बच्चों की जो संख्या थी उस संख्या को कम करने के लिए यशस बहुत अच्छा सफल हुआ। किंतु वर्ष 2000 तक यह सफलता लक्षित अनुपात तक प्राप्त नहीं हुई। यानी हमारा कहना क्या था कि 205 मिलियन बच्चे पहली कक्षा में आएंगे तो 2010 तक 205 क्या 205 ही बच्चे ये 8वीं कक्षा पार करना है। लेकिन वो जो हमारा लक्ष्य था वो 2010 तक नहीं हो पाया, इसलिए हमने उसको थोड़ा क्या किया, आगे लेके गए 2012 तक। तो वर्ष 2000 तक सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य पूरा होने के कारण केंद्र सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय ने दिसंबर 2010 से यह निर्णय लिया था कि सर्व शिक्षा अभियान को शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने का प्रमुख साधन बनाया जाएगा। इसके लिए संशोधित सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित अधिनियम 2011 में लागू किया गया और लागू करने के बाद इसको 2 साल के लिए एक्सटेंड किया गया और इसका जो कालावधि था वो बढ़ाया गया, उसमें सुधार किया गया और बढ़ाया गया। तो ये था यशस्वी। अब हम देखेंगे मिड डे मील, ये सेकेंडरी योजना है। ये योजना हमें अभी थोड़ा डीपली समझना है। आपको यशस्वी समझ में आया? आपको यशस्वी समझ में आया? हाँ सर. यस सर। सर्व शिक्षा। अब हम क्या देख रहे हैं, मिड डे मील योजना। तो मैंने कल के मेरे लेक्चर में पूरा मैंने इसका हिस्ट्री बताई थी कि ये योजना कैसे शुरू की गई थी। सबसे पहले इसमें दूध
सूखा अनाज किस तरह से दिया गया था, इस तरह से लोगों ने उस अनाज, जो सूखा अनाज दिया जाता था, उसका लाभ उठाना शुरू किया। गवर्नमेंट के समझ में आया अफरा तफर हो रही है, तो उसमें कैसे किस तरह से बदल किया गया, चेंज किया गया, ये भी मैंने आपको बताया था। तो आगे आगे इस योजना में वही देखना है हमें, सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुई और फिर ये किस तरह से सक्सेसफुल हुई, उसको हमें देखना है। तो ये मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन स्कीम, या फिर इसको योजना भी हम कह सकते हैं। ये मध्याह्न भोजन योजना की स्कीम सर्वप्रथम भारत में कहाँ शुरू की गई थी? तमिलनाडु में शुरू की गई, जिसका उद्देश्य यही था, सर्व शिक्षा अभियान को सफलीभूत बनाना है। ये तो था ही, इसके पहले जो बच्चों का इनरोलमेंट है वो बढ़ाना है और बच्चों को भरपेट खाना देकर बच्चों को स्कूल में लाना है। प्राथमिक कक्षाओं में नामांकन में वृद्धि हो तथा स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी हो। बच्चा स्कूल में इनरोलमेंट उसकी बढ़ानी है तथा ड्रॉप आउट की संख्या कम करनी है। बच्चा ड्रॉप आउट क्यों हो रहा था कि घर में कमाने वाले हाथ दो ही थे, खाने वाले हाथ ज्यादा थे, इसीलिए माँ बाप के काम में हाथ बटाने वाले, खुद का व्यवसाय करने वाले बच्चों की तादाद बढ़ रही थी। लड़कियों को पढ़ाया नहीं जा रहा था, बीच में ही स्कूल उसको छोड़ना पड़ रही थी। उसको लड़कियों को देखो, सबसे पहले तो लड़कियों को सातवीं कक्षा के बाद ही एक्चुअल में उसको शादी की जाती थी। तो फिर लड़की की शादी 7वीं कक्षा होने के बाद होती थी, तो वो स्कूल जाएगी क्या? तो लोगों को साक्षर किया गया। लड़की की एज लिमिट जो शादी की थी वो बढ़ाई, फिर भी लड़की की शादी चुपचाप हो रही थी, जिसको बाल विवाह कहा जाता था। ये जो तादाद थे, इन प्रवृत्तियों को कम करने के लिए गवर्नमेंट के पास बहुत सारी चुनौतियां थी। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये मिड डे मील शुरू किया। जो गरीबी थी वो गरीबी को हटाना है, कम करना है। इस उद्देश्य से प्राथमिक शिक्षा का व्यापीकरण को बढ़ाना तथा प्राथमिक स्तर के छात्रों की पोषण आहार स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से 15 अगस्त 1995 यानी 15 अगस्त 1995 को पोषण आहार समंत्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रम मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन स्कीम की शुरुआत की गई। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा कि मिड डे मील की योजना जो थी कब शुरू की गई? तो ये शुरू की गई भारत में 15 अगस्त 1995, बराबर। और यही पूछा जाएगा कि भारत में सबसे पहले कौन से राज्य में मिड डे मील योजना शुरू की गई? तमिलनाडु। योजना है। इस योजना के अंतर्गत पहली से 5वीं कक्षा तक के जो राजकीय अनुदान प्राप्त प्राथमिक विद्यालय के पढ़ने वाले बच्चों को, जिन बच्चों की उपस्थिति स्कूल में 80% है, उसी बच्चों को सबसे पहले प्रति माह 3 किलो गेहूं अथवा चावल दिए जाने की व्यवस्था थी। मैंने पहले कहा था, लेकिन जो उम्र का जो लिमिटेशन किया गया, तो पहली कक्षा से सिर्फ 5वीं कक्षा को ही दिया जा रहा था। वो भी क्या दिया जा रहा था? सूखा अनाज दिया जा रहा था। किन बच्चों को दिया जा रहा था? जिनकी स्कूल में उपस्थिति 80%। हो, ऐसे बच्चों को ही स्कूल में ये वाले अनाज दिए जा रहे थे, जिसमें प्रति माह 3 किलो गेहूं हो या फिर चावल दिया जा रहा था। ये खाद्यान्न का पूर्ण लाभ ये छात्र नहीं ले रहे। मैंने पहले कहा था ना कि हमारे दो नहीं थे, हमारे कितने भी, एक घर में 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 12-12 बच्चे, और ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इनरोलमेंट स्कूल में हो रहे हैं। तो मेरे को बोलो, अगर 5 ही बच्चे एक ही घर के हैं, 5 बच्चे एक ही घर के हैं, और एक बच्चे को महीने में 3 किलो अनाज मिल रहा है, तो 5 बच्चे का कुल मिलाकर कितना अनाज हो जाएगा? कितना किलो अनाज हो गया? 5 15 किलो अनाज, 15 किलो अनाज हो गया। क्या बच्चा मंथ में 15 किलो खा सकता है? तो इससे अगर गवर्नमेंट के समझ में ये आया कि इसका लाभ छात्र को नहीं हो रहा है, तो उसके पूरे परिवार को मिल रहा है। और ये परिवार क्या कर रहा है? ये अनाज इकट्ठा कर रहा है। तो खाएगा तो अच्छा था, लेकिन ये अनाज इकट्ठा कर रहा है और उसको ब्लैक में बेच रहा है। अगर ये नहीं बेचता फिर भी ये खाता, हाँ, तो गवर्नमेंट इसको चलाता। लेकिन ये क्यों बेच रहा था? ये बेच रहा था इसलिए 1 सितंबर 2004 से प्राथमिक विद्यालयों में ही
खिचड़ी पकाने की योजना की गई, यानी पके पकाया हुआ भोजन स्कूल में ही करना। अब पहले से मास्टर परेशान था, टीचर परेशान था, पढ़ाना लेना ये वो काम, इलेक्शन की ड्यूटी, हाँ जनगणना ये गणना वो गणना, और अभी गवर्नमेंट ने लाद दिया उस पर अनाज पकाने का। और ये इसके तहत फिर देखो कैसे चला वहां। और जब ये योजना को लागत की गई तो बहुत ही बड़ा चैलेंज था खाना पकाने का, भोजन पकाने। तो इसके तहत क्या था देखो, महत्वपूर्ण क्या बात थी कि प्रत्येक छात्र हो या छात्रा हो, इनको प्रतिदिन 100 ग्राम खाद्यान्न से निर्मित सामग्री दी जाना चाहिए। यानी 100 ग्राम खाद्यान्न से निर्मित जो भी कुछ साधन है, जैसे कि खिचड़ी है, पोहे हैं, जो भी कुछ है वो देना है यह। और पकाने के लिए परिवर्तन लागत की व्यवस्था भी की गई। अब ये कौन पकाएगा अनाज, उसका क्या होगा? तो गवर्नमेंट ने ये पहले ही तय किया कि जो पकाना है उसके बारे में हम जो भी कुछ व्यवस्था है या फिर पैसे लगेंगे उसके हम क्या करेंगे, जरूरत को पूरी करेंगे। और पौष्टिकता को सुनिश्चित करने के लिए भोजन में कम से कम, ये क्वेश्चन आईएमपी है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है देखो कि मिड डे मील के तहत या फिर सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चों को भोजन में कम से कम कितनी कैलोरीज, अनाज कितनी कैलोरीज देना अनिवार्य था। तो बच्चों के भोजन में कम से कम 450 ग्राम कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन वाला होना चाहिए, ऐसे सुनिश्चित किया। भोजन पकाने का काम ग्राम पंचायतों के देखरेख में किया गया। स्कूल के टीचर पे पहले लाभ दिया था, वो उससे हटाकर ग्राम पंचायत पे दिया गया। और ग्राम पंचायत वालों ने क्या किया, अभी तो जो चल रहा है वो बचत गट से चल रहा है। बचत जो गट है, बचत गट, उस बचत गट के माध्यम से चलाया जा रहा है। हाँ, मध्याह्न भोजन वर्ष में कम से कम 200 दिन तो चलना चाहिए। उसके जो दिन है वो 200 दिन में उपलब्ध करना है, कम से कम, उससे कम नहीं होना है, 200 दिन से कम नहीं होना है। 200 दिन से ज्यादा दिए तो भी चलेगा। हाँ, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा जो है 190 दिन से 200 दिन तक ली जाती है, और माध्यमिक है 200 से 210 तक चलाई जाती है। इसके बाद क्या था कि ये कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, किस लिए चलाया गया? तो सबसे पहले इसका उद्देश्य था कि सरकारी स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त वाले स्कूल जो है, हाँ, और शिक्षा गारंटी वाले केंद्र यानी बालवाड़ी, आंगनवाड़ी, हाँ, जो स्थानिक संस्था यानी जो संस्था लोग चलाते हैं, वो जो सरकारी स्कूल हैं वो, हाँ, जो वैकल्पिक प्रयोगात्मक स्कूल केंद्र हैं, ऐसे जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत सहायता प्राप्त मदरसा भी जो थे ना, वो एवं मकतबों में वर्ग 1 से 8 के बच्चों को पोषण स्तर में सुधार करना है। ध्यान में रखो हाँ, कि कंफ्यूज नहीं होना है। पहले आपने कहा था कि 1ली से 5वीं कक्षा, तो गवर्नमेंट ने जब स्कूल के 1ली कक्षा से 5वीं कक्षा के बच्चों को जब दिया था ना, तब सिर्फ बालवाड़ी, आंगनवाड़ी और सरकारी स्कूल में ही था। फिर वो तब मदरसा, मकतबा ऐसे जो स्कूल थे इनमें नहीं था। फिर ये 2004 के बाद इन्होंने बच्चों के जो 1ली कक्षा से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को शामिल किया। यानी सबसे पहले 6ठी, 7वीं और 8वीं कक्षा को बच्चों को ये मिड डे मील नहीं था, उनको फिर से इसमें इन्वॉल्व किया गया। और इन बच्चों के साथ साथ जो संस्था थे, जो सरकारी स्कूल थे, जिनको गवर्नमेंट सहायता देती है, ग्रांट देती है, जो सरकारी ग्रांट वाले यानी जो क्या बोलते हैं इसको, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी है, हाँ, ऐसे सभी क्षेत्रों में ये सर्व शिक्षा अभियान के तहत ये बच्चों को खाने का मिड डे मील की सुविधा की गई। लाभ वंचित वर्गों के गरीब बच्चों को नियमित रूप से, जो गरीब हैं जिनको ये नहीं मिल रहा है, ऐसे बच्चों को स्कूल आने और कक्षा के कार्यकलापों पर ध्यान देने, केंद्रित करने में सहायता करना। यानी जो बच्चे गरीब हैं वो बच्चे गरीब, एक एडवर्टाइज थी देखो, बहुत सारा, एक वीडियो क्लिप हमारे व्हाट्सएप के इस पर देखने मिली थी देखो, कि भारत स्वतंत्र होकर 70 साल हुए, अभी 75 साल चल रहे हैं, 86 चल रहा है, लेकिन तब था वो 5-6 साल पीछे था वो, कि वीडियो क्या था देखो कि असेंबली चल रही है स्कूल में, स्कूल की असेंबली चल रही है और राष्ट्रगान चल रहा है, और एक छोटा बच्चा 1ली 2री कक्षा का, जिसने अपने जेब से रोटी निकाली जो रोल की गई हुई थी, और वो चुपचाप उसको तोड़कर खा रहा है और जेब में रख रहा है।
इसका मतलब क्या था? इसका मतलब क्या हो सकता है, आप बताएंगे? आवाज आ रही कि नहीं मेरी? आ रही है सर। हाँ सर, आ रही है। क्वेश्चन मैंने पूछा ना कुछ सो गए क्या सब, क्या चले गए? नहीं नहीं नहीं, सर। नहीं सर। चले गए? नहीं सर, आइए नहीं। सर, आइए। है सर यहीं। किधर है तो है कि नहीं है? सर उसको भूख लगी होगी ना सर। अभी भी भारत में बहुत सारी वो त्या बच्चे म्हणजे काही मुलं कुपोषणानं हे होत आहेत असं त्याच्यामधून दाखवायचं असतं ते. बहुत सारे, अभी भी बहुत सारे बच्चे कुपोषित हैं। उस वीडियो क्लिप का वायरल होने का बहुत बड़ा मकसद क्या था पता है? कि भारत स्वतंत्र होने के बावजूद भी अभी भी बच्चे कुपोषित हैं और अनाज को तरस रहे हैं। इतनी सारी गरीबी है। तो हम गवर्नमेंट जिस वजह से ये प्रोवाइड कर रहा है उसका कारण बहुत ही था। लेकिन अभी अभी ये 10 साल में यानी 2014 के बाद बहुत सारे लोगों के पास पैसा आया। आज गरीब बच्चे के पास भी, गरीब कुटुंब के पास भी 10-10, 15-15 हजार का मोबाइल है। ये सर नो, है सर नो, है यानी सर। थोड़ी बच्ची है। लेकिन उतने यस। सारे लोग अमीर नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। अभी भी ऐसी योजनाएं चलना जरूरी है जिससे गरीबों को अनाज खाना मिले। हाँ, वो बच्चे का यही टारगेट है कि वो स्कूल के जो बच्चे हैं या फिर स्कूल का जो नियम है, रूल है, उसके बावजूद भी वो लड़का अपने जेब से वो रोटी निकाल रहा है, खा रहा है, यानी भूख को तरस रहा है। बहुत सारा, बहुत अलग अलग मैसेज उस वीडियो से प्राप्त हो सकता है। तथा स्क्रीन दिख रही है कि मेरी? स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ सर। दिख रही है तो सर। तथा हमारा ग्रीष्मावकाश यानी कौन सा सीजन होगा ये? कौन सा सीजन है ये ग्रीष्मावकाश के दौरान? ग्रीष्म। उन्हाळा आहे तो कस उन्हाळाच. दुष्काळ का? उन्हाळ उन्हाळ उन्हाळाच आहे तो सर. हाँ, तो ग्रीष्म अवकाश के दौरान जब अकाल पड़ता है तो अकाल पीड़ित जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों के बच्चों को फिर भी बाद में भी हमें पोषण प्रदान करना, इसका प्रावधान किया गया। अभी भी आसाम हो या कोई और बाकी के जो राज्य हैं, यहाँ पर जब बाढ़ आती है, बाढ़ मालूम है ना, नदीला पूर येतो, है की नाही, बाढ़ आती है। ब्रह्मपुत्र नदीला कशाचे अश्रू म्हणतात कुठल्या देशाचे? पावसाचे अश्रू. हाँ, जब ये बाढ़ आती है तो बाढ़ आने के बावजूद बहुत सारे घरों को स्थलांतरित किया जाता है, तो उन लोगों को खाना पर्याप्त नहीं होता, नसीब नहीं होता। तो ये जो मिड डे मील है, इसके तहत वहां के बच्चों को अभी भी ये भोजन प्रोवाइड किया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं गवर्नमेंट की जो बच्चों के लिए है। आप देखेंगे, सुनेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो केंद्र सहायता के संगठन यानी ये जो अब हम मिड डे मील चला रहे हैं, इसके लिए पैसा कौन देगा, कब कब देगा, किन किन चीजों के लिए देगा? देखो, अभी प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए 100 ग्राम प्रति बच्चा प्रति स्कूल की दर से, और उच्च प्राथमिक यानी छठी से लेके कौन सी कक्षा तक? 8वीं कक्षा तक, उसको उच्च प्राथमिक कहा जाता है। 8वीं। माध्यमिक कौन सी हो गई? माध्यमिक 9th से लेके 10th तक। उच्च से माध्यमिक 10वीं। कौन सी होगी? 11वीं और 12वीं। 11वीं 12वीं। हाँ, तो जो उच्च प्राथमिक बच्चा है यानी छठी से 8वीं का बच्चा है, उन कक्षाओं के बच्चों के लिए 150 ग्राम प्रति बच्चा स्कूल दिवस की दर से भारतीय खाद्य नियम निकट के निकटतम गोदाम में निशुल्क खाद्यान्न गेहूं की चावल की आपूर्ति की जा रही थी। यानी जो अनाज दिया जा रहा था, अभी खाना पकाने का तब काम कौन कर रहा है? खाना पकाने का काम अभी हमने दिया वो सरपंच के पास, सरपंच ने अपने अपने गांव की जिम्मेदारी से वो खाने को बनाने का किया प्रावधान। लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से जो अनाज आ रहा है, जैसे कि गेहूं हो या फिर चावल हो, वो चावल गेहूं गोदाम में आ रहा है। कहाँ के? जितने भी जहाँ के जो गांव है, जो गांव के गोदाम है, जिसको हम रेशन बोलते हैं, वो राशन केंद्रों में ये गेहूं चावल आ रहा है।
बराबर। अब विशेष श्रेणी वाली जो राज्य थे जैसे कि अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, मिजोरम है, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और त्रिपुरा, ये छोड़कर, तो इनके लिए छोड़कर नहीं, इनके लिए दो दिनांक 1/12/2009 से इनमें प्रचलित पीडीसी दरों के अनुसार परिवहन सहायता करनी है। तो इनके लिए जो सहायता की गई थी वो ज्यादा तहत थी। अब देखो हम क्या करेंगे, 5,000 प्रति विद्यालय की औसत लागत के आधार पर किचन के सामान, मैंने परसों ही बताया था आपको, याद है कि 5,000 की सुविधा की गई। ये किचन के जितने भी सामान है, जैसे कि कुछ ना क्या, जैसे कि क्या, 5,000 में तुम्हें सबसे पहले क्या लेना है, तो भोजन पकाने का सामान जैसे कि स्टोव हो या चूल्हा हो, गैस की सेगड़ी हो, खाद्यान्न और अन्य सामान संग्रह करने के लिए कंटेनर हो, भोजन पकाने के लिए और वितरण करने के लिए बर्तन हो, ये सब के लिए उन्होंने सबसे पहले कितने पैसे दिए, 5,000 रुपए लगाए। और फिर 5,000 लगाने के बाद भी जो राज्य हो या संघ राज्य क्षेत्र के इस योजना के प्रबंध, अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन के लिए सहायता खाद्यान्न, ये ख वगैरह क्या है कि नियम है उनके, परिवहन लागत, भोजन पकाने की लागत, रसोई सहायक को मनोदय के लिए कुल सहायता का 1.8% का उपयोग किया जाएगा। यानी कितने पैसे उसको देंगे, कितना लागत खर्चा इस पे करना है, ये पहले से ही तय किया गया है। फिर ये मध्याह्न भोजन जो योजना है इसका नवीनीकरण किया गया है, नवीनीकरण, इसको मॉडिफाई किया गया। मॉडिफाई कब किया गया, जो 12वीं योजना हो गई हमारी नियोजन आयोग की, उस नियोजन आयोग की योजना के दौरान मध्याह्न भोजन जो था मिड डे मील स्कीम, इसमें सुधार लाया गया। इसमें सुधार लाते वक्त मध्याह्न भोजन योजना का जो जनजाति, अनुसूचित जाति और Yes, sir. जो अल्पसंख्यक बहुजन जिले हैं तुम्हारी उनको, नहीं 5 o'clock to 7 o'clock है। माइक ऑन आहे सर कुणाचा तरी। क्यों बातें कर रहे हैं सब जन? देखो, आप बात करेंगे तो मेरे को डिस्टर्ब हो जाएगा, और जिस स्पीड से, जिस इंटेंशन से जो क्लास चल रही है उसमें डिस्टर्ब हो जाएगा। कृपया करके आप माइक चालू करके बात ना करें। मध्याह्न भोजन योजना की जो जनजाति थी, ये योजना जो है जनजाति, अनुसूचित जाति, जमाती और तथा जो अल्पसंख्यक बहुल जिले हैं, इनके गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में विस्तार किया गया। यानी जिसको इसके भीतर नहीं लिया गया था उसको लिया गया, जैसे कि संस्था हो, फिर अल्पसंख्यक स्कूल हो। अल्पसंख्यक स्कूलों को पहले नहीं लिया गया था, ऐसे अल्पसंख्यक स्कूलों में ये मध्याह्न भोजना नहीं दी जा रही थी, तथा मदरसा हो इनमें भी नहीं दिया जा रहा था, तथा जो संस्था है उनमें भी नहीं दी जा रही थी, तो इनमें उसका प्रावधान किया गया। प्राथमिक विद्यालयों की परिसरों में स्थित पूर्व प्राइमरी कक्षाओं में बढ़ने वाले बच्चों के लिए भी इसी योजना का विस्तार किया गया। मौजूदा घटकों या स्कूलों के लिए सहायता के तौर तरीकों का संशोधन करना है। इसमें क्या क्या किया गया, देखो अभी उत्तर पूर्व जो प्रदेश जो है अपने छोड़कर अन्य राज्यों के लिए माल वहन सहायता का संशोधन किया गया। यानी माल वहन यानी ट्रांसपोर्ट यानी वो जो माल लाना है और लेके जाना है, जो गाड़ी होती है ट्रक वगैरह, तो उन ट्रकों से इस माल को भेजने के लिए जो खर्चा है वो खर्चे को क्या किया, देखो इसकी 75 रुपये प्रति क्विंटल की मौजूदा सीमा को बढ़ाकर, म्हणजे जे पहिलं 75 रुपये प्रति क्विंटल जे पैसे देत होते त्याच्याऐवजी आता त्यांनी कारण डिझेलचं वगैरे भाव वाढल्यामुळं 150 रुपये प्रति क्विंटल को बढ़ाया गया। इन स्कूलों के किचन बर्तनों की खरीदी के लिए तथा 5 साल बाद किचन के जो बर्तन खराब हो चुके हैं बदलने के लिए पहले 5,000 रुपए दिए जा रहे थे, अब उसको 15,000 रुपए प्रति स्कूल की दर से केंद्रीय सहायता की पद्धति का संशोधन किया गया। यानी ये जो 15,000 है ये राज्य सरकार नहीं देगा, तो कौन देगा, केंद्र सरकार देगा। इस सहायता की यह राशि केंद्र और राज्य के बीच, यानी ये ट्रांसपोर्ट हो या फिर जो भी कुछ बात है, इनमें मध्याह्न भोजन के लिए
केंद्र 60% खर्चा करेगा तो राज्य 40% खर्चा करेगा। इस अनुपात से, और जो उत्तर पूर्व प्रदेश हैं इन राज्यों में केंद्र 90% खर्चा करेगा तो राज्य 10% ही खर्चा करेगा। और ये जो अनुपात था खर्चे का, ये पूरा अनुपात वाहन के यानी ट्रैवलिंग के लिए ही था, सिर्फ ट्रैवलिंग के होने वाला खर्चा। जो मध्याह्न भोजन का जो कच्चा माल है जैसे कि गेहूं चावल, वो चावल राशन के यहाँ पर लाभ पहुंचाने के लिए जो खर्चा हो रहा था उस खर्चे का प्रावधान राज्य और केंद्र में बांटा गया। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। फिर क्या हो गया कि ये ग्रामीण, फिर से इन योजना में बहुत सारे बदलाव है। सबसे पहला ये अकेला चल रहा था मिड डे मील 1995 से, फिर उसको 2002 में 2004 में कन्वर्ट किया एसएसए में, उसके बाद फिर उसको वहां से निकाल कर सेपरेट चलाया गया, और फिर वहां से भी निकाल कर उसको राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और मध्याह्न भोजन को एकीकरण किया, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत इसको चलाया जा रहा है। अब देखो, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, यानी बच्चों का स्वास्थ्य चलाने के लिए, बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को में ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस मध्याह्न भोजन योजना की स्कीम को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में एकीकरण कर दिया। इसके लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के साथ समन्वय के उद्देश्य से सभी राज्य के शिक्षा विभागों को अवगत किया गया कि अब ये चेंज हो चुकी है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की केंद्र सरकार की जो एक नई पहल थी, शुरुआत थी, बच्चों का स्वास्थ्य को सुधार करना है, जिसका उद्देश्य क्या था कि जन्म से लेकर, अभी इन्होंने क्या किया, पहले क्या था, पहली से 5वीं कक्षा के बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जा रहा था। फिर उन्होंने क्या किया, पहली से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को दिया गया। 8वीं कक्षा यानी 14 साल का था। अब इन्होंने उससे जन्म से लेकर, यानी जब बच्चा पैदा होता है वहां से लेकर 18 साल की आयु तक के बच्चों को स्वास्थ्य की जांच और पोषण का प्रबंध करना है। ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का सबसे बड़ी पहल थी। यानी जन्म यानी माता की गरोदर से ही, माता की गरोदर यानी देखो आशाएं योजना आती कि नहीं, आशाएं आती है, और आशाएं आती है तो जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो वो जिम्मेदारी लेती है और आपकी नोंद करके लेके जाती है। तथा अगर आपकी फर्स्ट डिलीवरी है तो गवर्नमेंट आपको 5,000 डिलीवरी के पहले दे रहा है और 5,000 डिलीवरी के बाद, ऐसे कुल मिलाकर 10,000 रुपए ये जो गर्भवती महिला है उनके लिए दे रहा है, वो भी पहली वाली डिलीवरी। और वही करते करते इनका पूरा खर्चा सरकार की ओर से हो रहा है, सरकारी अस्पतालों में। तथा 3 दिन का जो रहने खाने पीने का खर्चा है ये गवर्नमेंट दे रही है। तथा इनको, ये गरोदर माता जब बच्चे को जन्म देती है तो 3 दिन बाद उसको जब घर को छोड़ा जाता है, डिस्चार्ज दिया जाता है, तो वहन का खर्चा भी गवर्नमेंट दे रही है। कितना स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं। तथा बच्चा 2 साल का होने तक उसको जो भी कुछ डोज होते हैं, डोज मालूम है ना, जैसे कि लस जिसको हम बोलते हैं, वो उसको देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि गोबर की डोज हो या जो भी कुछ है, जन्म से लेकर 2 साल का होने तक वो सभी डोज दे रही है। तथा बच्चे के पोषण पर भी वो खर्चा कर रही है, जैसे कि सुकड़ी देना, तेल देना, जैसे कि टर्मरिक यानी हल्दी देना, तेल देना, ये प्रोवाइड कर रही है। आज भी बालवाड़ी आंगनवाड़ी में इन बच्चों के नाम से पोषण आता है। क्या आप ये लेते हैं या फिर आपको पता है? क्या आपको पता है आपके आसपास पता में, है गांव में? सर, हाँ सर, हाँ सर, पता है सर। बराबर है? हाँ, हाँ जो सर, मैं बोल, तो फिर मैं जो बोल रहा हूँ बराबर है गलत है? बराबर है सर। बराबर है। बराबर है सर। हाँ, हाँ, तो देखो, नहीं तो ऐसा है सर ने ये कौन सी योजना खुद से चालू किया है, ऐसा नहीं होना है। ये सर खुद की लेके आए क्या योजना? नहीं ना? नहीं ना? नहीं सर। नहीं है सर। सर। तो इस योजना के तहत बच्चों के जन्म के समय की त्रुटियां, जो भी कुछ जन्म के समय त्रुटियां आती है, कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, बच्चों को कुछ बीमारियां होती है, इन बीमारियों और बच्चों के विकास में देरी सहित विकलांगता का प्रबंध करना भी शामिल है। यानी कभी कभी प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है। प्री मैच्योर डिलीवरी का मतलब क्या है?
प्रीमेच्योर डिलीवरी? 9 महीने से मंथ्स होने से पहले, हाँ, 9 मंथ्स तो होने से माह पहले। से पहले। फिर क्या होता है, कभी कभी 7वें महीने में बच्चा डिलीवर हो जाता है, तो बच्चों को कांच में रखा जाता है, मतलब कांच पेटी में रखा जाता है। तो उसका खर्चा, उसकी लागत, उसकी बीमारी, वो कुपोषित होना, उसकी उम्र ठीक से न बढ़ना, शरीर साथ न देना, बहुत सारी बीमारियां आती हैं। उनमें उसको, बच्चों को टाइफाइड हो सकता है, उसको ताप आ सकती है, मेंदू ज्वर हो सकता है, बहुत सारी चुनौतियां हैं। ये सब गवर्नमेंट ये खर्चा उठाएगी और बच्चों को स्वस्थ और सुरक्षित स्वास्थ्य देने का पहल करेगी। ये पहल राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के द्वारा चलाया गया और इस योजना में बहुत सारी योजनाओं को एकीकरण किया गया। ठीक है, तो ये बड़ी योजना थी और इस योजना के भीतर इन सब योजनाओं को चलाया गया। यहां तक समझ में आया? यहां तक भी समझ में आया? हाँ जी सर। सर। हाँ हाँ, यहाँ तक तो समझ में आया ना आप सभी को? हाँ सर। हाँ सर। जी सर। कोई गड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई ये नहीं है, बोदरेशन नहीं है, नहीं सर स्पीड से जा रहे हैं आप, हमें समझ में नहीं, ऐसा कुछ नहीं ना? ऐसा कुछ नहीं ना? नहीं सर। नो सर, नो। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, नए पहल को देख रहे हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये शिक्षा का अधिकार, आरटी एक्ट और टीई एक्ट 2009। ये आरटी एक्ट हमने 2005 का देखा था, जिसके तहत गवर्नमेंट, ये आरटी एक्ट 2005 था, आरटी एक्ट 2005 जो था, उस 5 ने केंद्र का था और केंद्र ने कहा कि हर एक राज्य अपने अपने हिसाब से, अपने अपने हिसाब से वो चलाएगा। तो ये आरटी एक्ट और टीई एक्ट 2005 के तहत ये अमेंडमेंट कर कर ये शिक्षा का अधिकार 2009 आया गया। आपको मालूम है कि बच्चों को आरटी एक्ट के तहत, आरटी एक्ट के तहत कितने प्रतिशत बच्चों को एक एडमिशन दिया जा रहा है? देखो, आपको पता है क्या कितने प्रतिशत बच्चों को दिया जा रहा 25% सर, है? 25%। करेक्ट। हाँ, इनमें कौन कौन से बच्चे आते हैं और कौन कौन से स्कूल में मिलता है इनको आरटीआई तहत? सामाजिक स्तर के SC ST और जो EWS में है सर, उनको। उनको, और इसमें और भी नए बदलाव हो गए थे, इसमें बहुत सारे, अभी तुरंत हाल ही पिछले साल में भी बहुत सारे बदलाव हो चुके थे। उसी योजना को अभी हमें देखना है, आरटी एक्ट 2009। इस पे क्वेश्चन आता है, इस पे क्वेश्चन क्या है, आता है, तो इसको हमें समझ में लेना है। ये अमेंडमेंट, ये योजना, ये अधिकार 102 पन्नों का है। कितने पन्नों का है? 102 पन्नों का है। ये हमारे जो एप्लीकेशन में स्टडी मटेरियल है, उसी में इसको आरटी एक्ट 2009 के नाम के तहत पर अपलोड किया गया है। आप आपके ज्ञान के लिए इसको और ज्यादा पढ़ सकते हैं, और ज्यादा पढ़ सकते हैं। तो देखो, अभी मैं इसको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। ये जो शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 है, जो राज्य, परिवार और समुदाय के सहायता से जो बच्चे, यानी राज्य, है ना, हमने देखा था ना कि नहीं, कि आर्टिकल नंबर 45 को चेंज करके इसमें अमेंडमेंट कर कर आर्टिकल नंबर 20N के C में कुछ तो बदल किया गया। क्या बदल किया गया? चेंजेस क्या किए गए कि राज्य और नहीं, केंद्र, राज्यों को भी ख्याल रखना है और माता पिता को भी उनका ख्याल रखना है। हाँ, उनकी जिम्मेदारी है ये। यानी शिक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ केंद्र और राज्य की नहीं, तो उनके माता पिता की भी है। तो वही बात को दोहराते हुए ये शिक्षा का अधिकार 2009 ये कहता है कि राज्य, परिवार और समुदाय की सहायता से उम्र के 6 साल से लेकर 14 साल तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा क्या करनी है? सुनिश्चित करनी है, यानी देनी है। वो भी कैसी? गुणवत्तापूर्ण, सिर्फ नाम की नहीं है। यह अधिनियम मूलतः 2005 के शिक्षा के अधिकार विधेयक का संशोधित रूप है, जो मैंने अभी कहा था, आरटी एक्ट 2005 का ये संशोधित क्या है, ये संशोधन किया गया एक अधिकार है, एक संशोधित विधेयक है, जो शिक्षा का अधिकार 2009 से प्रचलित किया गया। वर्ष 2002 में देखो, ये हर बार आपको आएगा, हर बार आपको ये सताएगा, हर बार आपको ये बोलेगा
कहा है कि नहीं? ये देखो वही है जो मैंने कल से लेकर परसों से लेकर आपको मैं क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो ये क्या कह रहा है, देखो ये महाशय क्या कह रहा है, देखो सॉरी, कि वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 के एक भाग 3 माध्यम से 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। तो ये जो संशोधन है 21 का, इसमें ABC है, इसमें क्या है, ABC है, उसके ए के तहत भाग 3 में ये बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का उपलब्ध करा गया। इसको प्रभावी बनाने के लिए, इस शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए क्या किया गया, देखो इस शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को ये जो शिक्षा का अधिकार 2009 है, आरटी एक्ट 2009 को प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में यह अधिनियम पारित हो गया, जो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू किया है। क्वेश्चन कैसे आता है, देखो आरटी एक्ट 2009 को पूरे देश में कब लागू किया गया? आवाज आ 1 नहीं रही? अप्रैल 2010 में। हाँ, 1 अप्रैल और ये जो शिक्षा का अधिकार 2009 है, इसको लोकसभा ने कब मंजूर की या फिर पारित किया गया? 4 अगस्त 1909 में, 4 अगस्त 2009 में, 2009, हाँ 200 2009 में, 2000 2009 200 नहीं, 2009 में, 2009 में। बहुत बेहतरीन। अभी देखो ये शिक्षा का अधिकार है, ये अधिनियम है, इसका क्या महत्व है, तो इसका महत्व को अब हम देखेंगे कि ये जो शिक्षा का अधिकार है, ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा या कक्ष के आयु के अनुसार सभी समजातीय हैं। यानी मान लो अभी हमने क्या कहा कि बच्चों को इनरोलमेंट करना है, कब? 6 साल पूरे होने के बाद बच्चे को हम एडमिशन देंगे पहली कक्षा को, और इसके हिसाब से 14 साल पूरे होने वाला बच्चा 8वीं कक्षा में होगा। बराबर, मान्य? लेकिन मान्य क्या, आपको मान्य हुआ मैंने जो अभी बताया? यस हाँ सर। सर। हाँ, लेकिन क्या हुआ, किसी कारण की वजह से, माता पिता के किसी स्थलांतर की वजह से या किसी अनपढ़ के वजह से माता पिता का यह लड़का 8 साल का होने के बावजूद भी स्कूल नहीं जा रहा, लेकिन जब एक टीचर बोलकर या किसी की जिम्मेदारी बोलकर वो बच्चा उसको दिख गया, वो 8 साल का है, तो उम्र के हिसाब से उसे कौन से कक्षा में एडमिशन देना होगा? तीसरी तीसरी। थर्ड में कक्षा में, करेक्ट। तो उसको 3rd कक्षा में यानी तीसरी कक्षा में उसको क्या करना है, एडमिशन प्रोवाइड कराना है। क्यों? क्योंकि उसकी उम्र पहली कक्षा की नहीं है, तो तीसरी कक्षा की है, इसीलिए समजातीय कहा गया। किसी प्रजातांत्रिक देश में शिक्षित नागरिकों का बड़ा महत्व होता है, यानी जिस देश में नागरिक बहुत पढ़े हैं तो देश का विकास हो सकता है। शिक्षा का अहम बहुत बड़ा है। शिक्षा द्वारा जो आर्थिक आवश्यकताओं को पूरे करने के लिए हर स्तर पर जनशक्ति का विकास होता है, क्योंकि हम शिक्षा को प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारी शिक्षा देते हैं, शिक्षा को प्रोवाइड कराते हैं। किसी प्रजातांत्रिक देश में शिक्षित नागरिकों का बड़ा महत्व होता है। शिक्षा द्वारा, वही वाक्य डबल हो चुका है। शिक्षा के आधार पर ही अनुसंधान का मतलब है रिसर्च, कोई भी चुनौतियों को ढूंढना, देखना, और विकास को बल मिलता है। इस तरह शिक्षा वर्तमान ही नहीं भविष्य के निर्माण का भी अनुपम साधन है। भविष्य को निर्माण करती है, भविष्य में शिक्षा प्रोवाइड करती है। शिक्षा ही मनुष्य को विश्व के अन्य प्राणियों से अलग कर उसे श्रेष्ठ एवं सामाजिक प्राणी के रूप में जीवन जीने की काबिल बनाती है। तो इतना सारा अहमियत शिक्षा का होने की वजह से, शिक्षा को बहुत सारा अहमियत होने की वजह से शिक्षा अनिवार्य की गई। तो ये जो शिक्षा है, ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम का महत्व, शिक्षा के इन्हीं महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने सबके लिए शिक्षा को अनिवार्य करने का उद्देश्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित करने का एक प्रशंसनीय कार्य किया था, कि जिसके अंतर्गत इस अधिनियम का सर्वाधिक लाभ श्रमिक के जो बच्चे हैं, इस शिक्षा का क्या किसको किसको लाभ मिला?
जो मैंने कहा ना अभी, आरटी एक्ट के तहत 25% बच्चों को एडमिशन दिया जा रहा है, बराबर। उनमें ये श्रमिकों के बच्चे हैं, बाल मजदूर हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, फिर ऐसे बच्चों को मिलेगा। इसका अधिक लाभांश हाँ, जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई अथवा अन्य कारणों से शिक्षा से जो वंचित रह रहे बच्चे हैं, उन बच्चों को ये शिक्षा मिलेगी। इस अधिनियम को जब हम लागू होने के बाद ये आशा हो सकती है कि विद्यालय छोड़ने वाले यानी ड्रॉप आउट होने वाले जो बच्चे हैं, पहले विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चों को अब प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। यानी हर एक बच्चे को शिक्षा मिलेगी, शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा, सब बच्चों को पढ़ने का मौका मिलेगा और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो ये सब सारा जो संसारिक रूप था इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए ही था। इतना सारा प्रयास आज हमने ये जो प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण के अंतर्गत इन बच्चों को इनरोलमेंट कराने के लिए कितना सारे पापड़ बेलने पड़े, ये भी हमने देखा। सॉरी, गवर्नमेंट ने कितनी सारी योजनाएं चलाई प्राथमिक कक्षाओं के लिए, कितना सारा खर्चा किया प्राथमिक शिक्षाओं के लिए, सर्व शिक्षा अभियान हो, मिड डे मील हो, आरटी एक्ट 2005 हो या फिर उसमें संशोधित किया गया रूप 2009 हो, इनमें कितना बदलाव किया गया, भारत के शिक्षा में कितना ध्यान दिया गया, किन किन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण दिया गया। 6 साल से उम्र से लेकर 14 साल के बच्चों को मुफ्त तो शिक्षा दी गई तथा उनको अनिवार्य भी किया गया। इनके लिए बहुत सारे अमेंडमेंट करने पड़े, बहुत सारे बदलाव लाने पड़े, बहुत सारी चुनौतियों को झेलना पड़ा। तब कहाँ आज जाकर हम शिक्षा में अच्छी सांस ले रहे हैं, तब कहाँ जाकर आज हमारे स्कूल में हर तरह के बच्चे देखने मिल रहे हैं, तब कहाँ जाकर एक गरीब का बच्चा भी आज इंग्लिश मीडियम स्कूल में सीखने को दिखने मिल रहा है। यस सर नो, बहुत सारी चुनौतियां आज हमें देखने को मिल रही हैं। ये जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों के साथ साथ जो अंग्रेजी मीडियम के जो स्कूल है, इंग्लिश मीडियम के जो भी स्कूल या फिर जितने भी जो स्कूल है, उनमें भी एक गरीब का बच्चा भी पढ़ रहा है, उसको मौका मिल रहा है। पढ़ने का अधिकार सबको है और सबको मिलना भी है, तथा सिर्फ लड़के को ही पढ़ने का अधिकार नहीं है तो लड़की को भी पढ़ने का अधिकार है। सिर्फ लड़के को ही जीने का अधिकार नहीं है तथा लड़की को भी जीने का अधिकार है। सब पढ़ो सब बढ़ो। हमारी पूरी लाइफ अगर हम देखेंगे, पूरी होल ऑफ लाइफ देखेंगे, तो हम वो संस्कारित लोग हैं जहां हम जॉइंट फैमिली में रहते थे। जॉइंट फैमिली का मतलब जहां पर हम हमारे माँ बाप के भी माँ बाप यानी हमारे दादा दादी, चाचा चाची, उनके बच्चे, फूफा फूफी, ये बहुत बड़ा ऐसा परिवार जहां कम से कम 25 से लेकर 50 सदस्य रहते थे, ये हो गई जॉइंट फैमिली। और जॉइंट फैमिली में हम जहाँ रह रहे थे वहां दरारा था हमारे घर के ओनर का, जिसे हम दादी या फिर दादा कहते थे। घर में उनका राज चलता था और ये राज चलते वक्त न लड़की को पढ़ने का और लड़की को ज्यादा बढ़ने का अधिकार नहीं था। लड़की थी, नाम की थी, लड़की दो घर का दिया कहने के लिए था। वो एक ऐसा दिया है लड़की जो दोनों घर को उजागर करती है। लड़की पराया धन माना जाती थी, लड़की अहमियत नहीं थी, लड़की सिर्फ चूल्हा और बच्चों को पैदा करने वाली एक मशीन, इस ओर ही देखा जाता था। इतना सारा अहमियत, इतनी सारी नीचे वाली दर्जा जो लड़कियों को मिलती थी, वो आज इस शिक्षा के माध्यम से आज उजागर होकर सावित्रीबाई फुले की वजह से आज सब इतनी सारी लड़कियां बड़े तादाद में शिक्षा ले रही हैं। यस और नो? और ये फुले दाम्पत्य की वजह से आज हम सर उठाकर जी रहे हैं। हमारे घर में हमसे लेकर बहुत भेदभाव हुआ। घर में लड़की और लड़का, लड़के को खेलने कूदने को परमिशन है,
लेकिन एक लड़की 4 उम्र की हो या 6 उम्र की हो, घर में माँ को हट बटाएगी, न खेलने जाएगी, माँ को काम में हाथ बटाएगी, रसोई में हाथ बटाएगी, धोना पोछा झाड़ू, ये 6 साल की लड़की कर रही है, तो बड़ी लड़की का तो पूछो ही मत। और फिर जब वो ब्याह लायक होती है तो पराया धन मानकर उसको ब्याह करके भेजा जाता है, न उस पर खर्चा कोई किया जाता है। अगर उसको पढ़ाया जाएगा तो हमारा क्या फायदा, वो पराया धन है बोल को उसको पढ़ाया नहीं जा रहा था। पढ़ाएंगे तो भी सिर्फ पहली दूसरी या फिर ज्यादातर 7वीं कक्षा तक पढ़ाया जाता था, और उसका पढ़ाने का मुनाफा हमें क्या बोलकर माता पिता पढ़ाते भी नहीं थे। यहाँ तक खाने पीने में भी ध्यान नहीं देते थे। जैसे कि दूध परोसा तो बर्तन में लड़की के जाता था, लेकिन ऊपर की जो साय थी जिसको हम मलाई बोलते हैं, वो जाती थी बेटे को। बेटे को मलाई, लड़की को सिर्फ दूध। बेटे को 2-3 चम्मच घी, लेकिन बेटी को सिर्फ खाली चम्मच घी का। इस तरह के ट्रीट मिलने वाली लड़की आज देश का कारोबार चला रही है। यहाँ तक का प्रवास ये शिक्षा की वजह से हो रहा है। लड़की पढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, खुद का संसार चला रही है, खुद को प्रूफ करके दिखा रही है। और ये जेंडर बायस जिसको हम बोलते हैं, ये जेंडर बायस जेंडर स्टेरियोटाइपिंग की वजह से हो रहा है। ये क्या है जेंडर स्टेरियोटाइपिंग, ये क्या है जेंडर बायस, ये हम अगले पार्ट में देखने वाले। तो आप